पिछले कुछ सालों में एमपी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे स्टेट्स में काफी सारे डेमोलिशन इश्यूज देखने को मिले, जहां पर लोगों के घर गिराए जा रहे थे ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। जैसे किसी ने काउ स्लॉटर कर दी तो उनका एंसेस्ट्रल हाउस गिरा दिया गया। ऐसे ही एक इंसान के बेटे ने किसी दूसरे कम्युनिटी के बच्चे को स्टैब कर दिया तो उनको इंक्रोचमेंट में उनके घर से निकाल दिया गया। ऐसे ही दिल्ली में जहांगीरपुरी वायलेंस केस जो हनुमान जयंती के दिन हुआ, उसको आप लोग जानते ही होंगे। ऐसे केसेस को देखते हुए जब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, इन सभी मैटर्स को कनेक्ट किया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अब फाइनली कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं इन दीज मैटर्स रिलेटिंग टू डेमोलिशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डीप डायरेक्शंस यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी गई हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो बैकग्राउंड में क्या है कि ये सारी पिटिशंस आई थी बोलते हुए डिफरेंट जो भी रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने ये पिटिशन फाइल करी कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट मशीनरी उनको डिस्ट्रॉय ना करे जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर पर्सन अक्यूज्ड है, उसकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी स्टेट सिंपली डिमोलिश ना करे, उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू किया जाना चाहिए। और स्टेट और यूटीज को डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि कोई प्रेसिपिटेटिव एक्शन इन प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में अगेंस्ट एन अक्यूज ना लिया जाए, बिकॉज वो अभी भी अक्यूज्ड पोजिशन पर है। अभी ट्रायल कंडक्ट होके ऐसा नहीं आया है वर्डिक्ट कि वो कन्विक्टेड है। इवन इफ कन्विक्टेड है तो अगर किसी क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्टेड है तो कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आएगा कि अगर प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड है या फिर कोर्ट ने रिक्वेस्ट करा है। इन ऑल अदर केसेस ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दैट वाज द मेन कंटेंशन हियर। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले इंटरिम ऑर्डर आया था कोर्ट का सितंबर 2024 में, जहां पर कोर्ट हैड सेड क्लियरली कि कंट्री में जब तक कोर्ट की कोई भी अपनी तरफ से डायरेक्शंस नहीं आ जाती तब तक कोई भी डेमोलिशन नहीं कंडक्ट होगा। अगर डेमोलिशन होना है तो कोर्ट की परमिशन के थ्रू होगा। और साथ में ये भी क्लैरिफाई किया था, जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवेज वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, यहाँ पर अगर कोई भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है पब्लिक प्लेस में, तब वो कंस्ट्रक्शन जो डेमोलिशन है वो किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर कोर्ट के सामने जो कंडीशन है, कोर्ट इस चीज को, इस इशू को डिसाइड कर रहा था दैट वेदर ये जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, माने स्टेट की तरफ से एक्शन है कि वो डेमोलिशन कर दे, कोई मतलब फैमिली रहती है किसी स्ट्रक्चर में, उसमें से कोई एक बंदा अक्यूज्ड है, तो उस अक्यूज्ड के ऊपर पेनल्टी इन्फ्लिक्ट करने के लिए क्या उसका घर गिराया जा सकता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया में एट प्रेजेंट, और इसको कोर्ट ने फाइनली एड्रेस किया है और देखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस चीज को अलाउ करता है या नहीं। तो इसमें कोर्ट ने डिफरेंट फैसेट्स कंडक्ट जो कंसिडर करे हैं वो हम डील करते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने बात करी रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ बेसिकली सेज कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, एवरीवन इज गवर्न्ड बाय द लॉ। तो जो लॉ किसी अक्यूज्ड को अप्लाई हो रहा है वही लॉ किसी नॉर्मल सिटीजन को भी अप्लाई हो रहा है, तो लॉ में कोई चेंज नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि कोई भी आर्बिटरीनेस का स्कोप नहीं है, और अगर ऑफिशियल्स जो है वो ये आर्बिटरीनेस करते हैं, सिटीजन्स और अक्यूज में ये फर्क करते हैं, लॉ को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं जब वो अलाउड नहीं है, तो वो चीज गलत है। एंड दे हैव सेड कि किसी को भी अगर किसी ने कोई लॉ ब्रीच करा है उसी के लिए पनिशमेंट दी जाएगी, और कोई पनिशमेंट उसको नहीं दी जानी चाहिए। ये प्रिंसिपल जो है रूल ऑफ लॉ का, ये बहुत जरूरी है, और लोगों की जो सिविल लिबर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, जैसे कि इंडिया ये डेमोक्रेसी है। और ये जो जजमेंट है, इसमें अगर आपने देखा होगा, मैंने जो पोस्ट में भी डाला था, हिंदी में कुछ लाइंस थी, वो जस्टिस गवाई ने अपनी जजमेंट में डाली है। जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की तरफ से ये जजमेंट आया है। एंड लेट अस फर्दर सी उनका क्या कहना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक अदर फैक्टर है, जहां पर कोर्ट ने बोला कि कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है एग्जीक्यूटिव को, यानी स्टेट को, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गाइडलाइंस भी फॉर्मुलेट कर सकता है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट्स लोग एक्सरसाइज कर सकेंगे, और वो किस तरह से जो भी उनके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं वो कैसे फ्रक्टिफाई होंगे, ये कोर्ट बता सकता है। तो तीनों जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, तीनों जो ऑर्गन्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों की अलग अलग सेपरेट पावर्स हैं। तो कोर्ट की जो पावर है वो एडजुडिकेटरी पावर है। एडजुडिकेटरी फंक्शन जो है वो कोर्ट का है, जुडिशरी का है। तो अगर कोई भी ऑफिसर
ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इस फंक्शन को खुद से परफॉर्म कर रहा है इन व्हाट वे कि डेमोलिशन कर दिया गया किसी भी अक्यूज्ड की हाउस होल्ड का या कमर्शियल स्ट्रक्चर का, तो ऐसा करना विदाउट अ पर्सन गोइंग अंडरगोइंग अ ट्रायल, मतलब वो अभी अक्यूज स्टेज में है, अभी वो कॉन्विक्ट हेल्ड नहीं हुआ है, तब ऐसा करना ये एक प्रीएम्प्टिव स्टेप है बाय द एग्जीक्यूटिव। ये जुडिशरी का काम है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है, और ऐसा करना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कोर्ट सेट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कोर्ट फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है जुडिशरी को ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करके। कोर्ट फर्दर सेड पब्लिक ट्रस्ट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये जो ऑफिसर्स हैं जो स्टेट के बिहाफ पे परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस, दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। ये जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट हो रही हैं यहाँ पर, दीज पीपल वर्क एज ट्रस्टीज। ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये ट्रस्टी हैं सिटीजन्स के लिए, और ये इनके जो एक्शंस हैं दे शुड मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट। इसमें दिखना चाहिए कि पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन्ड है। जो अगर मान लीजिए पब्लिक ऑफिशियल हायर पोजीशन पे है तो वो उस चीज का फायदा नहीं उठा सकता है, और अगर वो ऐसा करता है, कोई हाई हैंडेडनेस उनकी तरफ से होती है, तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कोर्ट की तरफ से, ये कहना था। फर्दर राइट्स ऑफ अक्यूज्ड की यहाँ पर बात करी गई है कि अक्यूज्ड जो है इंसान, उसके क्या राइट्स है। अक्यूज बेसिकली वो इंसान है जिसका अभी जिसपे एक्यूजेशन है कि उसने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है, अभी फाइनल जजमेंट के थ्रू वो गिल्टी हेल्ड नहीं हुआ है, या तो वो गिल्टी हो सकता है या वो अक्विट किया जा सकता है, तो वो फाइनल जजमेंट अभी हमारे पास नहीं है। तो इस टाइम पे अक्यूज्ड के क्या राइट्स है, कोर्ट ने बोला है कि उनको भी डिग्निटी दी जानी चाहिए। दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको भी आप, उनका जो आर्टिकल 21 है दैट दे हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो इवन अक्यूज्ड के पास भी वो राइट है टू लिव विद डिग्निटी। और बहुत सारी जजमेंट्स हर पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में साइट करी गई, जैसे राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी जजमेंट है। जो प्रिजनर्स हैं उनकी डिग्निटी को लेके भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि किस तरह से उनका प्रिजन में ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो जजमेंट्स यहाँ पर डील करी गई। अगर आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर उन जजमेंट्स को पढ़ना, बिकॉज दे माइट बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जामिनेशन, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड फर्दर लेट्स सी कि पनिशमेंट जो है, इस अक्यूज को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो लॉ के हिसाब से दी जाएगी, कोई भी ऐसे ही आप आर्बिटरी पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। स्टेट और ऑफिशियल्स आर्बिटरी और एग्जीक्यूटिव मेजर्स नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं इन अक्यूज के अगेंस्ट। एंड एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, वो फॉलो होना चाहिए जब भी कोई पनिशमेंट दी जा रही है। और अगर इस चीज का वायलेशन होता है तो इंस्टीट्यूट की अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। कैसे होल्ड किया जाएगा अभी हम डायरेक्शंस में देखेंगे। हियर द कोर्ट इज बेसिकली डीलिंग विद द लॉ इन हैंड, उसको डिफरेंट फैसेट्स के अंदर कंसिडर करा है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखे हैं और फिर डायरेक्शंस पे अराइव किया गया है। देन राइट टू शेल्टर, आर्टिकल 21 में बेसिकली बोला जाता है कि आपके पास राइट टू शेल्टर है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो हम एक्सरसाइज करते हैं 21 के अंडर, वो किस तरह से फॉलो आउट होता है। कोर्ट हैज सेड क्लियरली कि हमारे पास उसके अंडर राइट टू शेल्टर एग्जिस्ट करता है, और अगर हम किसी भी इनोसेंट इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करते हैं देन दैट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई ऐसी भी कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो अनऑथराइज्ड हो, तो जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं वो कंपाउंडेबल हो सकते हैं। कंपाउंडेबल बेसिकली ये प्रोसेस होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है तो लॉ के अंडर आप उसके लिए अपना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके उसको लीगलाइज करा सकते हो, अगर वो लीगलाइज हो सकती है तो, अगर वो कंपाउंडेबल है तो ऐसी कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं जो कंपाउंडेबल हो, या फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन हो सकती है जिसमें कोई पार्ट अनऑथराइज्ड हो या कोई पार्ट नॉन कंपाउंडेबल हो। तो जो एक्सट्रीम स्टेप है डेमोलिशन का वो तभी लिया जाना चाहिए जब कोई और पॉसिबिलिटी ना हो कि वो सिर्फ अनऑथराइज्ड पार्ट है उसको हटा दिया जाए या कंपाउंडेबल कर दिया जाए। अगर वो चीजें पॉसिबल नहीं है तभी एक्सट्रीम स्टेप ऑफ डेमोलिशन लिया जाना चाहिए। आप इस तरह से अक्यूज्ड को उसके घर से निकाल नहीं सकते हो बाय डिमोलिशिंग द हाउस। जो अथॉरिटीज हैं दे हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स कि उन्होंने और सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है एक्सेप्ट डेमोलिशन।
देन फर्दर कलेक्टिव पनिशमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जहां बेसिकली कोर्ट ये चीज बोल रहा है कि अगर कोई इंसान एक फैमिली में रहता है, वो अक्यूज है, तो उसके पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, अगर हम उस इंसान की, क्योंकि वो अक्यूज है, उसके बेसिस पे उसका घर गिरा दे, तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट हो गई पूरी फैमिली के लिए हु आर इनोसेंट। इंडिया में लॉ क्या कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी तो वो अक्यूज स्टेज में है, अभी तो वो कन्विक्ट भी नहीं हुआ है, तो आप उसका घर कैसे गिरा सकते हो? इट विल अमाउंट टू इन्फ्लिक्टिंग अ कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन द होल फैमिली। तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी अंडर आर्टिकल 142, जो बेसिकली कोर्ट की पावर होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो इनहेरेंट जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कर सके, अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करके कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो यहां पर कोर्ट ने क्या बोला कि इवन आफ्टर ऑर्डर्स ऑफ डेमोलिशंस आर पास्ड, अफेक्टेड पार्टी को टाइम दिया जाना चाहिए फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन उस हाउस को वकेट करने का, और साथ साथ मतलब अरेंजमेंट्स के लिए टाइम दिया जाना चाहिए कि वो प्रॉपरली उस घर को वकेट कर सके। एंड द कोर्ट सेड कि ये बहुत ही सैड फीलिंग है देखना लोगों को उनके घर से बेघर होते हुए, तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। और कोर्ट सेड कि हाँ, ये डायरेक्शन जरूर उस केसेस में नहीं लगेंगी जब कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है रेलवे लाइन के पास या वाटर बॉडी के पास, तो उस केस में जब ऑर्डर कोर्ट की तरफ से ही आ रहा है डेमोलिशन का, तब वहां पर ये डायरेक्शंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब वो डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस में कोर्ट ने बोला है कि आप बिना एक प्रॉपर शो कॉज नोटिस दिए बिना डेमोलिशन नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर शो कॉज नोटिस देना है, पार्टी को टाइम देना है 15 दिन का कि आप हमें बताइए कि आपकी ये कंस्ट्रक्शन वैलिड क्यों है। अगर ये नहीं होगा तो हम 15 दिन के बाद इसको डेमोलिश कर देंगे। 15 दिन क्या उसको टाइम दिया जाना चाहिए। और ये नोटिस जो है ये बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उसके थ्रू भेजा जाना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी के बाहर भी ये नोटिस लगाया जाना चाहिए, बिकॉज नोटिस को लेके भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और ये देखते आ रहे हैं हम लोग भी। प्लस एक बड़ी अच्छी बात कोर्ट ने ये बोली कि बैक डेटिंग हो जाती है नोटिस में, कि वो 15 दिन का टाइम सामने वाले को ना मिले, बैक डेट का नोटिस दे दिया दिखाने के लिए कि ये नोटिस तो बहुत पहले आ गया था और वो टाइम लैप्स हो गया, और जो पर्सन है उसके पास कुछ भी रेमेडी नहीं बची है और एकदम से स्ट्रक्चर डेमोलिश हो जाता है। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप ये नोटिस देंगे, इमीडिएटली आपको कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी एक सेम नोटिस की कॉपी भेजनी है बाय ईमेल, ताकि ये बैक डेटिंग अवॉइड करी जा सके। और साथ साथ ये भी बोला कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को विद इन 3 मंथ्स एक डिजिटल पोर्टल असाइन कर इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, जहां पे सारी डिटेल्स होंगी इस नोटिस की कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, नोटिस कहाँ कहाँ कैसे भेजा गया है, और पार्टी को, जो भी पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है उसको पर्सनल हियरिंग जरूर दी जानी चाहिए। एंड नॉट जस्ट पर्सनल हियरिंग, द कोर्ट हैज वेरी राइटली सेड कि उस पर्सनल हियरिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो भी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, ताकि कोर्ट को पता रहे कि अपॉर्चुनिटी दी गई थी और उस अपॉर्चुनिटी के टाइम पे, हियरिंग के टाइम पे क्या क्या बातें हुई। देन फाइनल ऑर्डर जब आएगा, तो फाइनल ऑर्डर में जो नोटिस ही है, जिसको नोटिस दिया गया है, उसकी सारी कंटेंशंस होनी चाहिए उसमें। उसमें ये बात होनी चाहिए कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है क्या वो कंपाउंडेबल है, अगर वो नहीं कंपाउंडेबल है तब ये जो डेमोलिशन का एक्सट्रीम स्टेप है, क्या यही एक ओनली ऑप्शन बचा था उस टाइम पे, ये सब बातें उस नोटिस में कंटेन होनी चाहिए। और इसके बाद अपील का प्रोसेस भी होना चाहिए कि वो जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील भी कर सके, एपेलेट अथॉरिटी होनी चाहिए। 15 दिन का जैसे टाइम है, तो 15 दिन में मान लीजिए अगर वो नहीं करता है अपील, तो उसको बट एट द सेम टाइम टाइम दिया जाना चाहिए टू वकेट द प्रेमिसेस, जो पहले भी बात हुई। एंड कोर्ट हैड सेड वेरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने बोली कि जो प्रोसीडिंग्स हैं डेमोलिशन की, इनको वीडियोग्राफ किया जाना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है अबाउट दिस डेमोलिशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप अभी के क्रिमिनल लॉज देखोगे उसमें भी वीडियोग्राफी को लेके जगह जगह इंसर्शंस करे गए हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है उसी रिगार्ड में। एंड द कोर्ट सेड कि अगर इस ऑर्डर को वायलेट किया जाता है, ऑब्वियसली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तो होती ही हैं, अगर किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया जाता है उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करी जाती है अगर उसे फॉलो नहीं किया गया। साथ साथ कोर्ट ने बोला कि ऑफिसर्स जो होंगे जो ये काम कर रहे हैं, they will be held personally liable for restitution apart from obviously payment of damages। वो personally
अगर उन्होंने किसी के राइट्स को इस तरह से वायलेट किया है, ऑर्डर के अगेंस्ट गए हैं, तो उन्हें अपनी जेब से वो भरना पड़ेगा फॉर द डेमोलिशन। अगर डेमोलिशन होता है, उनको कंस्ट्रक्शन के पैसे उस इंसान को देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पर आई है दोनों ही जजेस की तरफ से, और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है आगे आने वाले टाइम में देखने के लिए कि क्या स्टेट डेमोलिशन ड्राइव कंडक्ट कर रही है, बुलडोजर एक्शंस कंडक्ट कर रही है विदाउट पेइंग हीड टू द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की तरफ से बहुत ही स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट डायरेक्शंस आ चुकी हैं इस मैटर में। नाउ एवरी स्टेट विल बी बाउंड बाय दीज डायरेक्शंस एंड लेट अस सी कि इस ऑर्डर को किस तरह से फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इन द मीन वाइल अगर आप ऐसी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं वो हम यहाँ पर भी डालते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डालते हैं, तो मेक श्योर करें कि आपने यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया है और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं। जैसे इसी केस में ऑर्डर आया था, जब स्टे ऑर्डर आया था कि कोई भी डेमोलिशन कंट्री में नहीं होगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है 15 दिन तक, ये वाला ऑर्डर भी हमने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पोस्ट में डाला था। सो ऐसी चीजों के लिए मेक श्योर आप हमें फॉलो कर रहे हैं एट बोथ द प्लेसेस।